हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल मैंने टीचमेंट पे लेक्चर डाला था बट किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया। तो आज वही लेक्चर रिपीट फॉर्म में मैं आपके लिए वापस लाया हूँ। तो जब हमने क्लासेस एंड की थी हमने समझा था प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा हम उस डाटा को बोलते हैं, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम खुद कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी करनी है तो उसके लिए मैं खुद जाके मरीजों से मिलता हूँ, उस डाटा को बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा किस तरह का हो गया कि अगर मेरे को किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं किसी बुक से कलेक्ट करूँ, किसी न्यूज़पेपर से कलेक्ट करूँ या कहीं और से लेके आऊँ। मतलब उसके बारे में पहले से कहीं कोई आर्टिकल छप चुका है, बात हो चुकी है, तो इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। ये हमने अपनी लास्ट क्लास में समझा था जब हम अपने इंस्टीट्यूट में हमने समझा था। तो आज सबसे पहला मैं आपके लिए डिफरेंस लाया हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या फर्क है ये हमने अच्छे से समझना है। प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो इन्फॉर्मेशन मैं खुद इकट्ठा करता हूँ। सेकेंडरी डाटा मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैं कहीं से कॉपी करता हूँ, किसी ने उसके बारे में पहले से स्टडी कर रखी है, मैं खाली इन्फॉर्मेशन वहां से उतार रहा हूँ, उस डाटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो पहला डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डाटा इज अ रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा किस डाटा को बोलते हैं, वो डाटा जो कभी पहली बार कलेक्ट हो रहा हो, इससे पहले किसी बंदे ने इस डाटा को कलेक्ट नहीं किया। तो प्राइमरी डाटा को कैसा डाटा बोलते हैं, रियल टाइम डाटा, मतलब जो न्यू डाटा हो, इसके बारे में अभी तक किसी ने स्टडी नहीं की है। और सेकेंडरी डाटा को हम बोलते हैं पास्ट डाटा, मतलब एक ऐसा डाटा जिसके बारे में पहले स्टडी हो चुकी है, जिसके बारे में किसी ने थीसिस लिख चुके हैं, तो उस डाटा को हम पास्ट डाटा बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, प्राइमरी डाटा हमारा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, तो जम्मू में लोगों को कोरोना हुआ है, उधमपुर में कोरोना हुआ है, कठुआ में कोरोना हुआ है, तो मैं सबके पास जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूं। तो इसीलिए ये वाला जो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का प्रोसीजर कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। सेकेंडरी डाटा को हम बोलते हैं क्विक एंड इजी। क्विक एंड इजी का क्या मतलब है, कहीं पे किसी बुक में किसी चीज की इंफॉर्मेशन है, तुमने उतार के अपनी कॉपी में नोट कर ली, तो वो डाटा तुम्हारे लिए आसान हो गया और इजी हो गया। थर्ड वाला है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, क्योंकि मेरे को हर बंदे के पास जाके जिसको कोरोना हुआ है उससे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा खर्चा ज्यादा होगा। तो प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने में ज्यादा खर्चा होता है। सेकेंडरी डाटा इकोनॉमिकली, यानी वो काम मेरा सस्ते में निपट जाता है अगर मेरे को सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करना है। अगला आ गया, प्राइमरी डाटा में जो हमें डाटा मिलता है वो अवेलेबल इन क्रूड फॉर्म, मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन मैं इकट्ठी कर रहा हूं, जो प्राइमरी डाटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं, वो कोई वेल एस्टेब्लिश नहीं होगा। मैं जगह जगह से लोगों से डाटा इकट्ठा करूंगा, फिर बाद में उसको एक मिक्स फॉर्म या एक फाइनल शेप दूंगा। तो प्राइमरी डाटा कैसा होता है, ये क्रूड फॉर्म यानी कच्चा होता है, उस डाटा को मेरे को अच्छे से अरेंज करना पड़ता है। और सेकेंडरी डाटा मतलब वो डाटा जो पहले से किसी ने उस चीज पे थीसिस अच्छे से लिख दी है, वो पूरे प्रोसेस फॉर्म में होता है। लास्ट पॉइंट प्राइमरी डाटा का, ये प्राइमरी डाटा ज्यादा एक्यूरेट मतलब ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि ये मैंने खुद कलेक्ट किया, और ज्यादा रिलायबल मतलब ज्यादा विश्वास मैं इस पे कर सकता हूं। और सेकेंडरी डाटा कैसा हो गया, लेस रिलायबल, मतलब इस पे भरोसा नहीं कर सकते, और लेस एक्यूरेट, हो सकता है जिसने छापा है उसने ठीक छापा है या नहीं। तो ये हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी के कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। आप इनको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो काफी एमबी यूज होगा अपलोड करने में भी, दैट्स व्हाई हम आगे चलेंगे। आगे हम इस तरीके से चलेंगे कि ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा खत्म। अगला मेरा आ गया प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। ये अगला टॉपिक है, प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड्स। ये तुम्हारा थर्ड टॉपिक है हमारे सिलेबस का, कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए कितने मेथड्स का यूज होता है। तो प्राइमरी डाटा क्या है ये हमें अच्छे से समझ आए, और प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कितने मेथड है, बहुत सारे हैं, हमें बारी बारी सारे मेथड्स को समझना है। तो हमारा फर्स्ट मेथड कौन सा, जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के लिए हमें फर्स्ट मेथड चाहिए, फर्स्ट मेथड को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। याद रखना है, इंपॉर्टेंट वाला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। पहले तो हमें एक चीज समझनी है, एक्सपेरिमेंट वर्ड कहां से आता है। एक्सपेरिमेंट वर्ड हम जिंदगी में कहां यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट वर्ड हम यूज करते हैं साइंस में। साइंस मतलब हम किसी चीज के ऊपर
नया एक्सपेरिमेंट यानी नई खोज करने के लिए हम कई चीजें करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो बिल्कुल साइंस की तरह लेना है, जब कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए। लेबोरेटरी में क्या होता है, तुम्हारे अपने हिसाब से कंडीशन सेट होती हैं कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना प्रेशर होना चाहिए, सो एंड सो। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब एक ऐसा मेथड जहां पे तुम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हो। कैसे, तुमने अपनी एक लैब बना रखी है, खुद को जो डाटा को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। तुम्हें बताया था। तो तुम इन्वेस्टिगेटर हो, तुम सारी स्टडी कहां पे कर रहे हो, एक रूम के अंदर या एक जगह जिसको तुम बोलते हो ये मेरी लैब है। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जब भी हम लेबोरेटरी के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, कई सारी कंडीशंस को अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हम कई सारी कंडीशंस अपने हिसाब से अडेप्ट करते हैं। मतलब जैसे कि मैं रूम पे स्टडी कर रहा हूं, मेरी क्या क्या मैंने वहां पे अपने हिसाब से कंट्रोल्ड कंडीशंस बना रखी हैं। कंट्रोल्ड कंडीशन यानी कोई मेरे से पढ़ाई करते टाइम बात नहीं करेगा, मेरे रूम पे कोई नहीं आएगा जब मैं पढ़ रहा हूं। इस तरह की एक्सपेरिमेंटल मेथड मतलब तुमने सारा जो स्टडी है वो कहां पे करना है, किसी एक जगह में, जिसको मैं लैब बोल दिया अपनी भाषा में, और वहां की कंडीशंस तुम्हारे अपने काबू में होंगी। बाहर हिसाब किताब कुछ और चल रहा है, पर लैब के अंदर जो तुम्हारी कंडीशंस है वो तुमने खुद अडेप्ट की है, ताकि जो चीज मैं करने जा रहा हूं वो अच्छे से हो जाए। तो हमारा आज का पहला मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में एक चीज मैंने आपको बता दी। सबसे पहला पॉइंट हमें इसमें क्या करना है कि इस मेथड का दूसरा नाम क्या है। तो इस मेथड का पहला पॉइंट हमने इसमें लिखना है, इट इज ऑल्सो नोन एज साइंटिफिक मेथड। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है एक्सपेरिमेंट हम किस में करते हैं, साइंस में। तो इस मेथड को हमने क्या बोल दिया, एक्सपेरिमेंटल मेथड। अब आपको मैंने क्या बताया, एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने कुछ कंडीशंस अपने हिसाब से सेट की होती है ताकि जो हम रिजल्ट चाहते हैं वो अच्छे से आए। तो यानी इसमें हमारा हिसाब किताब क्या होता है, इसमें हम नहीं चाहते कि बाहर की कंडीशंस आए, या हमारी कंडीशंस अपनी है वो देखेंगे। डू नॉट अलो एनी आउटसाइड फैक्टर, मतलब आउटसाइड फैक्टर से हमें कोई मतलब नहीं, और हमारे जो यहाँ फैक्टर होता है वो अपने हिसाब से। क्यों नहीं हम आउटसाइड फैक्टर को अलो करते हैं, ताकि जो हम रिजल्ट निकालना चाहते हैं उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े, टू अफेक्ट द फाइनल रिजल्ट। तो हिसाब किताब वही है कि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड में हम पॉइंट याद रखने वाला कौन सा, इसको साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमने कुछ अपने हिसाब से कंडीशंस बनाई होती हैं जिनको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड कंडीशंस। वो आगे हम फिर से लिखेंगे। तो यानी हमें बाहर के फैक्टर्स को आने नहीं देना है अपने पर्पस में। थर्ड पॉइंट यानी जो भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो फेयर आएगा। फेयर यानी सही आएगा, और इस पे कोई सिफारिश वाला काम नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में जैसा रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से मैं बता दूंगा जी ये चीज सही है कि नहीं। इसका जो रिजल्ट है, जो इसके आंसर्स आएंगे वो फेयर सही होंगे और अनबायस्ड, यानी इसमें कोई सिफारिश वाला नहीं होगा। अगर तुम स्टडी कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि हाँ जी जो चीज़ मैं कोरोना वायरस के पेशेंट से बात कर रहा हूँ और सच में मेरे को लग रहा है नहीं जी इंडिया इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो नहीं कर पा रहा। मैं कोई ये नहीं देखूंगा कि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, वैसा इसमें कोई चक्कर नहीं है। इसलिए इसको हम 3 फैक्टर्स में तुम्हें लिखवाया, वीडियो पॉज करके हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके फायदे, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के, 3 पॉइंट तो मैं लिखवा दिए जो तुम्हारे काम के थे। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, पहला वाला आपको ये बता भी दिया, इससे हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, मोर एक्यूरेसी, क्योंकि जो काम एक्सपेरिमेंट से बार बार हुआ होता है हमें पता चल जाता है कि हाँ कहाँ कहाँ कमी आ रही है और उसको कैसे सुधारना है, तो इससे हमें ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। दूसरा क्या, जो हमारा डाटा होगा वो रिलायबल मतलब विश्वासु होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ की जो कंडीशंस हैं, यहाँ पे आउटसाइड कंडीशंस को
हमको नहीं आने देना। आउटसाइड कंडीशंस आर नॉट अलाउड। बाहर चाहे तुम्हारे रूम के बाहर मोहल्ले में पटाखे फट रहे हैं, शोर हो रहा है, पर हमारा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है या मेरी स्टडी क्या बोलती है कि मेरी लेबोरेटरी या मेरे रूम पे बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। तो इसके कुछ मेरिट्स हैं, 3 जो मैंने आपको लिखवा दिए। अगले वाले हमें इसके थोड़े क्या लिखने हैं, डीमेरिट्स भी लिखने हैं। मेरिट्स आप आराम से उतार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डीमेरिट्स यानी इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। पहली बुराई यही है कि जो भी हमें काम करना है वो किस में करना पड़ेगा, कंट्रोल्ड कंडीशन में। कंट्रोल्ड यानी कंट्रोल्ड कंडीशंस, मतलब हमें अपनी खुद कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, तो वही के हिसाब से काम चलेगा। मैं आपको समझा चुका हूँ। सेकेंड वाला, ये चीज हमें ज्यादा कॉस्टली पड़ती है, अपना लेबोरेटरी सेटअप करना, वहां पे कंट्रोल्ड कंडीशन सेटअप करना, ये सारी चीजें हमें काफी कॉस्टली पड़ती हैं और ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग यानी हम बार बार किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ताकि हमें फाइनल और अच्छा रिजल्ट मिल पाए। तो ये प्रोसेस कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग। तो मैंने आपको मेरिट्स भी लिखवा दिए, डिमेरिट्स भी लिखवा दिए। कौन सा प्रोसेस है ये, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। सेकंड मेथड है डाटा को, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का सेकंड मेथड है जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू मेथड। एक्चुअली में इंटरव्यू क्या होता है ये तो आपको पता है, नाम से ही पता है। मैं थोड़ा बेसिक भाषा में समझा देता हूँ। इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया, जब किसी बंदे के बारे में मेरे को जानकारी चाहिए तो या तो मैं डायरेक्ट उससे बात कर लूं, या तो मैं उसके माता पिता, उसके रिश्तेदारों से बात करूं कि ये बंदा कैसा है, रहन सहन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सो एंड सो। तो इंटरव्यू 2 तरीके के होते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू, एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। क्या चीज होती है डायरेक्ट इंटरव्यू? डायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया कि जिस बंदे के बारे में तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टली तुम उसी बंदे से इंफॉर्मेशन ले लो। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी रिसेंट में पीओ का एग्जाम हुआ था। पीओ का एग्जाम होने के बाद बच्चों का इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू यानी इंटरव्यू वाले, बैंक वाले उस बंदे से खुद सामने बिठा के उससे जानना चाहते हैं कि वो बैंकिंग में क्यों आना चाहता है, क्या उससे बैंकिंग को फायदा होगा, वो बैंकिंग के बारे में कितना जानता है। तो अगर कोई बंदा तुम्हारा इंटरव्यू लेता है यानी वो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, जिसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। और इस टाइम अपने आप को तुमने क्या लेना है, इंटरव्यू लेने वाला, इन्वेस्टिगेटर। और जिससे तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट। ये तुम्हें मैंने पहले भी समझाया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अगर तुम किसी चीज की स्टडी कर रहे हो तो अपने आप को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटर। और जिस बंदे से तुम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेस्पोंडेंट। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं कोरोना के ऊपर थीसिस लिख रहा हूं, तो खुद को मैं क्या बोलूंगा, इन्वेस्टिगेटर। और मैं जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ उनसे बातचीत करने जा रहा हूं, उन लोगों को मैं क्या बोलता हूं, रेस्पोंडेंट। तो इंटरव्यू मेथड मतलब एक जहां तुम जिससे तुम्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, डायरेक्ट तुम उसी से बात कर रहे हो, उसको डायरेक्ट इंटरव्यू बोलते हैं। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पिताजी को मेरे बारे में जानना है कि ये बंदा शाम को कहाँ जाता है घूमने के लिए, तो वो डायरेक्ट मेरे से नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्ट यानी मेरे फ्रेंड से पूछेंगे, जो मेरे बारे में जानता है उनसे पूछेंगे, जी ये बंदा शाम को कहाँ जाता है, ये बंदा बातचीत करने में कैसा है, इस बंदे को गुस्सा तो नहीं आता है, सो एंड सो। तो डायरेक्ट मतलब अगर जिससे तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्ट उससे बात कर रहे हो। इनडायरेक्ट यानी अगर तुम किसी और बंदे से बात कर रहे हो जिसको उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन है, जिसके बारे में तुम्हें पता करना है। तो पहले हमें समझना है डायरेक्ट इंटरव्यू क्या है। पहले हमको समझना है डायरेक्ट इंटरव्यू क्या है। सेकंड मेथड का पहला हिस्सा है ये डायरेक्ट इंटरव्यू। इंटरव्यू के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, दोनों समझने हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया, जो किसी चीज के ऊपर स्टडी कर रहा है उसको क्या बोला, इन्वेस्टिगेटर। जब इन्वेस्टिगेटर सीधा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करता है, रेस्पोंडेंट से। इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कम्स इन कांटेक्ट विद रेस्पोंडेंट,
मतलब अगर तुम स्टडी कर रहे हो किसी चीज के बारे में, खुद को बोला इन्वेस्टिगेटर, तो जिससे तुमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है उसको बोला रेस्पोंडेंट। तो डायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब है, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको बोल दिया इन्वेस्टिगेटर, और जिससे वो इंटरव्यू ले रहा है उस बंदे को बोल दिया रेस्पोंडेंट। एक ऐसा प्रोसीजर जहां पे इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है रेस्पोंडेंट के, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। एक चीज और याद रखनी है, रेस्पोंडेंट को हम इनफॉर्मल भी बोलते हैं, ये भी हमको याद रखना है। तो आई थिंक क्लास गोइंग ऑन गुड, आगे चलते हैं। अगला वाला ये समझना है इसके कुछ फीचर्स, समझने हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू के कुछ फीचर्स हैं। पहला वाला फीचर्स क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू हम वहीं इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें कम लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। फॉर एग्जांपल मेरे को पूरे शहर का लिटरेसी रेट जानना है, तो क्या मैं हर बंदे से जाकर के पूछूंगा, बहुत मुश्किल है। मैं किसी लंबड़दार, सरपंच, किसी गांव, किसी मोहल्ले का वार्ड मेंबर, उसको पूछ लूंगा भाई तेरे गांव में कितने या तेरे मोहल्ले में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो डायरेक्ट इंटरव्यू कब इस्तेमाल में लाते हैं ये प्रोसीजर, जब तुम्हें कम स्टडी करनी हो, जब तुम्हारा लेवल ऑफ स्टडी छोटा हो, वहां पे हम डायरेक्ट इंटरव्यू प्रोसेस का यूज करते हैं। फीचर क्या आ जाएगा, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज स्मॉल। ये प्रोसेस कहाँ यूज करते हैं, जहां फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, स्मॉल हो, छोटा हो, छोटे दायरे में हमें स्टडी करनी है, तो वहां पे हम डायरेक्ट इंटरव्यू का यूज करते हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या होता है, एक चीज याद रखनी है, मान लो तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो, वो तुम्हें अपने बारे में कोई बात बताता है, उस चीज को तुम्हें सीक्रेट रखना है। ये भी डायरेक्ट इंटरव्यू का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहां पे जिस तरह की भी बातचीत होगी उसको तुमको कैसा रखना है, सीक्रेट रखना है, किसी और से वो बात शेयर नहीं करनी है। आगे हम डायरेक्ट इंटरव्यू कहां यूज करते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड का हम कहां यूज करते हैं, तो जहां पे सीक्रेट, बाकी मैंने तुम्हें बोल दिया इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जहां पे दोनों का डायरेक्ट लिंक है। अब हमें समझना है इस प्रोसेस के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं, यानी कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। पहला फायदा कि जो डाटा है ओरिजिनल डाटा कलेक्ट होता है, असली। अब तुम मेरे फादर से मेरे बारे में पूछोगे, हो सकता है वो मेरी तारीफें करे, हो सकता है बुराइयां करे, मेरे से पूछोगे, मैं आपको सही इंफॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड करूंगा। इसलिए इसका मेरिट क्या है डायरेक्ट इंटरव्यू का, इसमें जो ओरिजिनल डाटा है वही कलेक्ट किया जाता है। जो डाटा है इसमें कैसा कलेक्ट होता है, एक्यूरेट, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने बारे में गलत नहीं बात करूंगा तुमसे, मैं सही बात करूंगा। इसलिए इस डाटा को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट, क्योंकि ये डाटा पर्सनली कनेक्ट किया, मैंने खुद कलेक्ट किया, कलेक्टेड। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा कि इंटरव्यू, अगर तुम किसी बंदे का इंटरव्यू ले रहे हो तो तुम उससे, जरूरी नहीं है कि हम उससे 2 ही सवाल पूछेंगे, हम उससे 3 सवाल पूछ सकते हैं, 4 सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी इसमें ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जरूरी नहीं है फिक्स 2-3 पूछेगा, वो 4-5 भी पूछ सकता है। ये उसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स, इसकी बुराइयां क्या क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, इसकी बुराइयां क्या क्या है। पहला तो ये प्रोसेस कैसा है, कॉस्टली है, महंगा है और टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे को हर एक बंदे का इंटरव्यू लेना होगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा, और कॉस्टली यानी महंगा पड़ेगा। मेरे को इंटरव्यू लेने के लिए ऑफिस चाहिए, वहां पे चेयर्स चाहिए, स्टाफ चाहिए, सो एंड सो, इसलिए ये महंगा पड़ता है। और जो जो मेरे साथ, मैं अकेला इंटरव्यू नहीं लूंगा, इंटरव्यू लेने के लिए 3-4 बंदे चाहिए मेरे को, तो उसको हम बोलते हैं पैनल। और वो सारा पैनल कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रेंड, कि किसी बच्चे से किसी तरह का सवाल नहीं पूछ सकता, वो ट्रेनिंग एंड स्किल इज रिक्वायर्ड। डीमेरिट है, अनपढ़ लोग इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो ये हमारे पॉइंट थे इसके पर्सनल इंटरव्यू के, या जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इंटरव्यू। एक सेकंड मैंने तुम्हें बताया, एक तरह का मेथड और है इंटरव्यू के अंदर जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू कैसा मेथड हो गया, एक ऐसा मेथड जिसमें तुमने जिसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, तुम उससे बात नहीं करोगे, उसके बजाय तुम उन लोगों से बात करोगे जिसको उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन है। यानी इनडायरेक्ट इंटरव्यू में रेस्पोंडेंट और इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते। तो यह पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
कि इन्वेस्टिगेटर मतलब जो इस चीज पे स्टडी कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम समवन हु हैज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। इस सारी चीज़ों में मैं आपको फोटोज़ वगैरह जितना पॉसिबल होगा वो आपको दे दूंगा। वीडियो मैंने अच्छे से फ्रेम किया इस बार। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का क्या मतलब हो गया कि अगर इन्वेस्टिगेटर यानी मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरे को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए यानी मेरे को अपने बहन भाई के बारे में पता करना है कि मेरा भाई, मैं इसको घर से क्लास जाता है क्या, ये क्लास में जा रहा है कि नहीं, तो इनडायरेक्ट मतलब मैं अपने भाई से नहीं पूछूंगा, मैं अपने भाई के दोस्तों से पूछूंगा। तो इन्वेस्टिगेटर मतलब जो मैं हूं इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने वाला, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा किसी और बंदे से जो कि मेरे भाई के बारे में जानता है, जिसके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब मैं डायरेक्टली अपने भाई से बात कर लूंगा, इनडायरेक्ट मतलब मैं किसी और बंदे से बात करूंगा जिसको मेरे भाई के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, कंप्रेस करना मुश्किल हो जाएगा, तो बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।